हेलीकॉप्टर की अपनी तरफ बढ़ती हुई सुर्ख और नीली बत्ती तो नहीं चमक रही। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बत्ती आसमान पर नजर नहीं आ रही थी। बड़े टीले की ढलान उतरते वक्त भी मैंने नुमाश के कांधे पकड़ लिए, फिर भी मैं बार बार गिर पड़ता। नुमाश के कांधे बड़े मजबूत थे। उस यहूदी औरत का इरादा भी बहुत मजबूत था। मुझे अंदाजा हो गया था कि नुमाश एक जोशीली और मुंहजोर यहूदी औरत है, जबकि उसका खावद गिदान एक एतदाल पसंद और खामोश तबे आदमी था। ऊँटनी अब हमवार सहराई रास्ते पर उन स्याह धब्बों की तरफ चली जा रही थी जो हमें दूर से नजर आ रहे थे। मैंने नुमाश से पूछा, क्या हम बाकी दाखिल कस्बे की तरफ ही जा रहे हैं? उसने कदरे तल्ख लहजे में कहा, जब तुम इन इलाकों से वाकिफ नहीं हो तो फिर सब कुछ मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं खामोश हो गया। मुझे नुमाश से कोई गरज, कोई मतलब नहीं था। मैं इसराइल की दुश्मन सरजमीन से निकल जाना चाहता था और नुमाश मेरे इस मकसद में मेरी मावन साबित हो सकती थी। बस यही खतरा था कि कहीं वो सहरा में रास्ता न भूल जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी तसल्ली के लिए बार बार उससे पूछ लेता। मुझे उसके लहजे की तलखी नागवार लगी, मगर मैं मसलहतन खामोश रहा। चंद लम्हों के बाद शायद नुमाश को खुद ही कुछ नदामत सी महसूस हुई। वो मेरे आगे बैठी थी, अपना चेहरा मेरी तरफ किया और बड़े नर्म और प्यार भरे लहजे में बोली, तुमने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वो मुस्कुराई। सहरा में सितारों की फीकी सी धुंध उतर आई और फीकी सी नीम रोशन धुंध में उसके सफेद दांत मोतियों की तरह चमक उठे। जिन स्याह धब्बों को रात के वक्त हम नखलिस्तान के दरख्त समझ रहे थे, करीब जाने पर मालूम हुआ कि वो किसी सहराई लीजन की बैरकों के टूटे फूटे आसार थे। लकड़ी को जोड़कर बनाई गई उसकी गोल दीवार कई जगहों से गिरी हुई थी। सामने की जानिब एक पुराने जमाने की तोप आधी रेत में धसी हुई थी। नुमाश ने ऊँटनी रोक ली और बोली, जहां जरूर कभी फौजी छावनी थी। मगर मैं पहली नजर में पहचान गया था कि ये कभी इसराइली फौज के डेजर्ट लीजन की चौकी थी, जो किसी वजह से खाली कर दी गई थी। इस किस्म के सहराई लीजन फ्रांस ने शुमाली अफ्रीका में कायम कर रखे थे, जहां साबिक फौजी और किराए के सिपाही भर्ती करके रखे जाते थे। इन फौजियों को डबल राशन और डबल तनख्वाह दी जाती थी और सहरा में तन्हाई की जिंदगी बसर करते करते वो वहशी बन जाते थे। खुदा का शुक्र था कि ये सहराई लीजन की चौकी वीरान और उजड़ी हुई थी। लकड़ी की बोसीदा दीवार के अंदर एक खुला रेतीला सहन था। सामने निस्फ दायरे की शक्ल में एक बरामदा बना हुआ था। बरामदे के अकब में कुछ कोठरियां थी। कुशादा सहन में भी एक तोप के दो पहिए रेत में धसे पड़े थे। मुझे खतरा लगा कि जहां कोई फौजी छुपा हुआ न हो, अगरचे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जुलीजन पोस्ट इतनी वीरान हो चुकी हो, वहां किसी फौजी की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम चूंकि मैं एक मफरूर जासूस था और अभी तक दुश्मन के इलाके में था, इसलिए मुझे इस किस्म के अंदेशे जरूर रहते थे। ऊँटनी को हमने लीजन पोस्ट के शहन में लाकर बरामदे के पास अंधेरे में बिठा दिया। हमने अपने मुंह और सर पर बंधी हुई नीली चादरें उतार कर झाड़ी। ऊँटनी पर से पानी की छागल उतार कर पानी के 4-4 घूंट पिए। हम बड़ी एहतियात से पानी पी रहे थे, क्योंकि हम सहराई सफर पर थे, जिसके बारे में अभी तक हमें मालूम नहीं था कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। नुमाश बरामदे के गर्दालूद लकड़ी के फर्श पर बैठ गई। मैं चौकन्ना था और मेरी कमांडो नजरें बरामदे के इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, जहां गहरी खामोशी थी। नुमाश ने थैले में से सूखे गोश्त के 2 टुकड़े निकाले, एक मुझे दिया और दूसरा खुद खाने लगी। मैं उसके करीब ही बैठा था। फजा में खुनकी थी और रेत पर शबनम गिर रही थी। मैंने नुमाश से पूरी तवज्जो के साथ पूछा, क्या उसे यकीन है कि हम अल दाखिल गांव की तरफ ही जा रहे हैं? नुमाश ने पहली बार इस हकीकत का एतराफ किया कि वो 50% रास्ता भूल चुकी है। मेरा दिल बैठ सा गया। ये बड़ी खतरनाक बात थी। हम सहरा में भटकते हुए खत्म भी हो सकते थे और अनजाने में इसराइली फौज के हत्थे भी चढ़ सकते थे। मैंने नुमाश से कहा कि वो जहन पर जोर देकर गौर करे कि ये इलाका आगे किस तरफ जा निकलता है। नुमाश गोश्त का सूखा टुकड़ा खा रही थी। नीम अंधेरे में मुझे उसका मुंह चलता हुआ नजर आ रहा था। वो मगरिब की तरफ आसमान पर चमकते हुए कुतबी सितारे की तरफ देख रही थी। फिर कहने लगी, कुतबी सितारा हमारे शुमाल में है। इसका मतलब है कि हम शुमाल की तरफ ही जा रहे हैं और अल दाखिल और रबात के कस्बे शुमाल की तरफ ही हो सकते हैं। हो सकता है कि हम सीधे रास्ते से जरा भटक कर तिरछे होकर चल रहे हों, लेकिन ये कुतबी सितारा हमारी बराबर रहनुमाई कर रहा है। फिर उसने अपनी चादर से मुंह साफ किया और मेरे करीब होकर मेरा हाथ थाम लिया। नुमाश का हाथ खुश्क और गर्म था। बड़ी जज्बाती आवाज में कहने लगी, तुम क्यों परेशान होते हो? आप गिदान के आदमी हमारा पीछा नहीं कर सकते। मैं अपने खामिद से बहुत दूर निकल आई हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया, क्योंकि मुझे एक आहट सी सुनाई दी थी। मैं हमतन गोश हो गया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई छिपकली छत से बरामदे के लकड़ी के फर्श पर गिरी हो। पहले मैं उसे छिपकली की आवाज ही समझा, लेकिन चंद सेकंड के बाद कुछ इस किस्म की आवाज आई जैसे किसी ने लकड़ी के फर्श पर किसी शय को आहिस्ता से घसीटा हो। अब नुमाश भी चौंक पड़ी। उसने सरगोशी में कहा, ये कैसी आवाज थी? मैंने नुमाश के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे उसी तरह खींचता हुआ बैरक के टूटे हुए आधे खुले दरवाजे के अंदर ले गया। अंदर ले जाते ही मैंने उसे फर्श पर बिठा दिया और उसके कान के करीब मुंह लाकर कहा,
जहाँ कोई है, खामोशी से इसी जगह बैठी रहूं। नुमाश तेज तेज सांस ले रही थी। मैं रेंगता हुआ दरवाजे से आधा बाहर निकल आया। मेरे एक हाथ में खंजर था। मैंने बाहर निकलकर बरामदे में उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। अब एक गहरा सन्नाटा छा गया था। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे करीब ही चौखट के अंदर छुपा हुआ कोई झींगर बोलने लगा। मैंने अपना सर नीचे करके बरामदे के फर्श के साथ लगा लिया। मेरी आंखें अब भी अंधेरे में बरामदे के उस कोने की तरफ अंधेरे को चीर कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी जिधर से मैंने दोबारा आवाज सुनी थी। अंधेरे में मैं किसी भी चीज को हरकत करते नहीं देख सकता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोने की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं एक माहिर कमांडो की तरह बगैर आवाज पैदा किए रेंगता हुआ बरामदे के कोने में पहुंच गया। मैंने सांस रोक रखा था। सर जरा ऊंचा करके बैरक की लकड़ी की बोसीदा दीवार की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। अब सोचने लगा कि हो सकता है ये किसी छिपकली ही की आवाज हो, मगर फर्श पर किसी शय के घसीटने की आवाज कैसी थी। छिपकली के रेंगने की तो आवाज नहीं आया करती। मुझे उस वक्त अपने आप पर उस सांप का गुमान हुआ जो अंधेरी रात में फन उठाए साकित नजरों से अपने दुश्मन को खोजने की कोशिश करता है। मेरी तमाम हिस्सियात उस वक्त कुव्वते समात में आकर जमा हो गई थी। मैं सही मानों में उस वक्त हमतन गोश था। मेरी नजरें अपने आप बरामदे के नीचे बिछी दीवार की तरफ घूम गईं। उधर से एक आहट फिर सुनाई दी। खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अगरचे मैं बरामदे में मुंह के बल लेटा हुआ था, मगर मेरे पट्टे तने हुए थे और दुश्मन पर एक सेकंड से भी कम मुद्दत में जस्त लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उधर लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था जो अंधेरे में धुंधला सा नजर आ रहा था। अचानक मुझे म्याऊं की आवाज आई और एक काले रंग की मोटी ताजी बिल्ली लकड़ी के ढेर में से निकलकर तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मेरा तजस्सुस और तनाव काफी हद तक कम हो गया। हो सकता है ये सारी कारस्तानी इस चेहराई बिल्ली की हो, लेकिन मैं इतनी जल्दी पीछे नहीं हटना चाहता था। मैं पूरी तसल्ली करना चाहता था। मैं अपनी जगह पर उसी तरह घात लगाए लेटा रहा। ऐन उसी वक्त मुझे अपने पीछे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई भागकर टूटी फूटी बैरक की कुचकी में घुस गया हो। उसके साथ ही नवाश की चीख फजा में बुलंद हुई। मैं लेटे लेटे अपनी जगह पर से बिजली की तेजी के साथ मगरमच्छ की तरह घूम गया। मैं इस बात का एतराफ करता हूँ कि उस वक्त मैं नुमाश के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने पर तैयार नहीं था। चुनाचे मैंने उठकर बैरक में घुसने और वहां जो कोई भी था उससे नबर्द आजमा होने की बजाय बैरक के दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर दो आदमी थे। एक की आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? ये जुमला इब्रानी में बोला गया था। नुमाश ने एक बहुत बड़ी अक्लमंदी की थी कि चीख मारते वक्त मेरा नाम नहीं लिया था। यानी उसने मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा था, सिर्फ चीख मारी थी ताकि मैं खबरदार हो जाऊं और छुपकर दुश्मन पर हमला कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि नुमाश बहुत समझदार खातून थी। उसका खावत बड़ा अहमक था जो ऐसी अक्लमंद खातून को अपने पास रखने में कामयाब न हुआ। मैंने अपना चेहरा फर्श के साथ लगा दिया। नुमाश ने घबराई हुई आवाज में कहा, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, इसकी तलाशी लो, इसके बाद जरूर दौलत होगी। मुझे घर से भागी हुई औरत लगती है। अब मैंने अपना सर आहिस्ता से आगे करके बैरक में झांका। अंधेरे में मुझे दो आदमियों के हजूले नजर आए। उन्होंने नुमाश को दबोच रखा था। वो फर्श पर पंजों के बल बैठे थे। एक ने नुमाश के कपड़ों की तलाशी ली और फिर वो थैली निकालने में कामयाब हो गया जिसमें हीरे जवाहरात थे। ये जवाहरात नुमाश अपने घर से लेकर भागी थी। इतने जवाहरात पाकर दोनों आदमी एक दूसरे को तकने लगे। उनमें से एक के हाथ में खंजर था। दूसरे ने थैली के गिर्द रस्सी लपेट कर थैली अपनी आस्तीन के नीचे वाली जेब में डाली और खड़े होते हुए बोला, इसने हमें दे किया है, ये हमारे खिलाफ ऐनी शहादत दे सकती है। दूसरा आदमी भी खड़ा हो गया। नुमाश फर्श पर शैमी हुई दोनों हाथ अपने सीने से चिमटाए बैठी थी। उस वक्त मुझे उस पर बड़ा तरस आया। खाक इतनी अक्लमंद, पुरजोश, मुंह फट और बहादुर हो, एक मुसल्लह मर्द के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। दूसरे मर्द ने आहिस्ता से कहा, इसे यहीं खत्म कर देते हैं। नुमाश ने चीख कर हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम्हें मूसा की कसम, मुझे कत्ल न करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने घर जा रही थी कि रास्ता भूल गई। एक आदमी ने जोर से नुमाश को बालों से पकड़कर आगे को खींचा और दूसरे ने उसकी गर्दन पर अपना पांव रखकर उसे नीचे दबा दिया। नुमाश की घुटी घुटी आवाज निकल रही थी, मुझे मत मारो। उनमें से एक चिल्लाया, मेरा मुंह का देख रहे हो हरामी, इसको ज़िबा क्यों नहीं करते? अब नुमाश की मदद करना मेरा इंसानी फर्ज था। वो मेरी वजह से या किसी भी वजह से जान से हाथ धो सकती थी और मैं ऐसा होता हरगिज नहीं देख सकता था। मैं सर से पांव तक भूखे शेर से भी ज्यादा गजबनाक हो गया। खंजर मेरे हाथ में था। दूर से निशाने पर खंजर फेंकने की मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग के जमाने में काफी मशक कर चुका था। मैंने लेटे लेटे उस आदमी की पीठ का निशाना लिया जिसके हाथ में हथियार था और जिसने नुमाश की गर्दन पर अपना पांव रखा हुआ था। उसकी आवाज के साथ खंजर कलबाजियां खाता हुआ पलक झपकने में उस आदमी की पीठ में जाकर दस्ते तक घुस गया। मैंने बाद में उसकी लाश को देखा तो वाकई मेरा खंजर बाएं जानिब उसकी पसलियों को चीरता हुआ दस्ते तक फेफड़ों में उतर गया था। यकीनन उसका दिल भी जख्मी हो गया होगा।
यही वजह थी कि मेरा खंजर लगते ही उसके मुंह से कोई आवाज न निकली और वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। उसे गिरते देखकर उसका साथी एकदम से मुड़ा और इससे पहले कि वो अपनी कमर में लगे हुए खंजर को न्याम से निकालता, मैं उसके ऊपर चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दूसरी तरफ फर्श पर गिरा चुका था। उसकी गर्दन मेरे आहनी बाजू के शिकंजे में थी और मेरे एक ही कमांडो झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। नुमाश ने अपना खंजर भी निकाल लिया और दूसरे आदमी के सीने में खंजर मारने वाली ही थी कि मैंने उसे आहिस्ता से कहा, ये मर चुका है। वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों में दे लिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगी। मैंने जल्दी से दूसरे आदमी की लाश को देखा। वो भी मर चुका था। उसकी पीठ खून में तरबतर हो रही थी। अब मैंने नुमाश को तसल्ली दी और कहा कि ये कोई सहराई कज़ाक थे जो अपने अंजाम को पहुंचे। खुदावंद का शुक्र अदा करो। नुमाश ने सर उठाया। अंधेरे में मुझे उसकी आंखें आंसुओं से तर दिखाई दी। उसने आंसू भरी आवाज में कहा, अलशिकोल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा न करना, मुझसे बेवफाई न करना। वो मेरे बाजू से लगकर सिसकियां भरकर रोने लगी। मेरी अजब पोजीशन थी। मोहब्बत तो बड़ी दूर की शय है। मुझे उस औरत से इससे ज्यादा और कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी मदद से मैं वहां से फरार होकर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी का महवर बना बैठी थी। उस वक्त हालत ऐसी थी कि कुछ पता नहीं था कि इन दो कज़ाकों के दूसरे साथी भी वहीं कहीं छुपे हुए हों। ये कातिल किस्म के कज़ाक थे और उन्हें सिवाय दौलत के और किसी शय से दिलचस्पी नहीं होती। किसी इंसान को हलाक कर डालना उनके लिए इंतहाई मामूली बात होती है। मैंने नुमाश को झूठी तसल्लियां दी और कहा कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। झूठ बोलने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, मगर औरत इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। मैं भी झूठ बोल रहा था, लेकिन मेरे झूठ का उस पर खातिर खा असर हुआ। उसने मेरे हाथ को चूमकर आंखों से लगाया और उठकर जवाहरात की थैली कमरबंद में उड़स ली। बोली, ये दोनों सहराई डाकू थे। मैंने अक्लमंदी की कि पहली चीख में तुम्हारा नाम न लिया। मैं चाहती थी कि तुम मेरी आवाज सुन लो, मगर तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम वाकई बड़े बहादुर मर्द हो। काश मेरा खामन भी ऐसा होता, फिर शायद मैं उसे कभी न छोड़ती, मगर वो तो बुज़दिल था। मैं कोठरी के अंधेरे में दोनों लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने बोसीदा सी अमरीकी जैकेटें पहन रखी थी। जेबों से सिवाय सिक्कों के और कुछ न निकला। एक कज़ाक की जेब से एक लाइटर और एक मुड़ा तोड़ा हुआ सिगरेट निकला। मैंने नुमाश की मदद से दोनों लाशों को तंगो तारीख बोसीदा बैरक के अंधेरे में कोने में ढेर कर दिया। फिर नुमाश को उसी जगह ठहरने की हिदायत की और ये देखने के लिए कि उन लोगों का कोई तीसरा साथी भी तो इर्द गिर्द नहीं है, बाहर बरामदे में निकल आया। मैं अब भी फर्श पर रेंगता हुआ उसके दूसरे कोने की तरफ गया, जहां हमने अपनी ऊंटनी को बांध रखा था। अंधेरे में ऊंटनी एक छोटे से टीले की तरह लग रही थी। चारों तरफ रात खामोश थी। मैं बरामदे की दूसरी तरफ निकल गया, जहां आगे लीजन पोस्ट की लकड़ी की टूटी फूटी हुई दीवार आ गई। जाहिर है ये लोग सहरा में मार धाड़ करते इक्का दुक्का मुसाफिरों को लूटते हुए उस पोस्ट तक आए होंगे और पैदल नहीं आए होंगे। उनके ऊंट या खच्चर भी जरूर कहीं आसपास ही होंगे। बहुत जल्द ये मुअम्मा भी हल हो गया। पोस्ट की अकबी जानिब एक छोटे से टीले के पास एक ऊंट या ऊंटनी बैठी जुगाली कर रही थी। मैं उस तरफ रेंगते रेंगते रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंट की तरफ देखा। उसके करीब मुझे कोई तीसरा कज़ाक नजर न आया। हो सकता है ये दो ही कज़ाक हों। खंजर मैंने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं कोहनियों के बल रेत पर अंधेरे में ऊंट की तरफ बढ़ा। करीब जाकर एकदम से उठा और छलांग लगाकर ऊंट की दूसरी तरफ जा कूदा। ऊंट उस आफत नागहानी से थोड़ा सा घबराया। उसने अपनी लंबी खमदार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, हल्के से बिलबिलाया और दोबारा गर्दन फेर कर जुगाली शुरू कर दी। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां और कोई नहीं है तो मैं ऊंट के पास आ गया। ऊंट एक बड़ा अजीबोगरीब जानवर है। ये इंतहाई वफादार और इंतहाई शफ़ाक होता है। वो अपने मालिक और दुश्मन को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। अगर खुद मुसीबत में हो तो दुश्मन को कुछ नहीं कहता। बड़े सब्र तहम्मुल और कीना परवरी के साथ उसके हमरा मुसीबतें झेलता हुआ सफर करता रहता है। लेकिन जो ही उसे अपने जिंदा बच रहने के आसार नजर आते हैं, वो मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला कर देता है। ऊंट गोश्तखोर जानवर नहीं है, लेकिन वो अपने दुश्मन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें हड़प कर जाता है। मैंने एहतियात के साथ ऊंट के पीछे से आकर उस पर बंधी हुई जीन यानी रख्त को छुआ। ये पुराने कंबल जोड़कर बनाया गया था और उसकी एक जानिब पानी की छागल और दूसरी जानिब बड़ी सी पोटली लटक रही थी। मैंने दोनों चीजें इंतहाई एहतियात के साथ रख्त पर से उतारी और उन्हें उठाकर नुमाश के पास आ गया। नुमाश बरामदे में झुके हुए सुतून के पास अंधेरे में बैठी अपनी जवाहरात की पोटली खोले शायद उन्हें गिन रही थी। मेरी आहट पाकर उसने जल्दी से पोटली कमीज के नीचे कर ली। मुझे देखा तो पोटली फिर निकाल ली। मैंने पानी की छागल उसके पास रख दी और दूसरी पोटली खोलने लगा। उनका कोई और साथी मुझे जहां नजर न आया था। एक ऊंट पीछे बैठा जुगाली कर रहा है। ये चीजें ऊंट पर लदी हुई थी।
उनकी पोटली में मीठी रोटी के 10-12 मोटे मोटे टुकड़े थे जो जैतून के तेल में पकाई गई थी। नुमाश ने आधा टुकड़ा तोड़कर चखा और कहने लगी, जी किसी औरत ने पकाई हैं, जरूर इनकी कोई औरत भी साथी होगी। मैं दूसरा टुकड़ा उठाकर खाने लगा। रोटी मीठी थी और उसमें किशमिश भी डाली गई थी।